हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 6। ओके, इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 5 में काफी सारे वीडियोस डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि काफी सारी टर्म्स डिस्कस हो चुकी हैं, तो आप लोगों को वो जरूर देखनी चाहिए। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। ओके, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज के बारे में। परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को काफी इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगी। और आप लोगों को अपना मेन चीज ध्यान रखनी है, जो मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, हमें मूव करना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आप लोगों को अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, फिर एडवांस लेवल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली हम टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज परचेजेस। अब आप ये देखिए, जो परचेजेस टर्म है वो किसके लिए यूज की जाती है? फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। यहाँ पे ये आपको जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो एक बिजनेस काफी सारी चीजें परचेज करता है, जैसे मान लो फर्नीचर परचेज कर रहा है, और भी काफी सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन उनके लिए हम परचेज टर्म यूज नहीं करेंगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। हम सिर्फ उसी के लिए यूज करेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी कि जिसमें हम लोग डील करते हैं। ठीक है, और आपको पता है, जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का काम क्या होता है? चीजों को प्रोड्यूस करना, ओके, फिर उनको सेल करना, इस टाइप से ही काम करती है ना। तो देखो, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मींस एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो उनके लिए ऐसी गुड्स, गुड्स का मतलब वो चीजें होती है जो वो रीसेल करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये चीज तो क्लियर ही है कि ट्रेडिंग कंसर्न होती है, उसका काम क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। ओके, जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसका क्या काम है? बाइंग एंड सेलिंग। तो वो गुड्स परचेज करती है फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, एंड इन बोथ द केसेस द पर्पस इज टू मेक अ प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। यानी कि मेन आपको जो हाईलाइट किया है मैंने, वो चीज ध्यान रखनी है कि जो टर्म परचेज है वो उन्हीं के लिए यूज कर रही, उन्हीं गुड्स के लिए यूज की जाती है जिसमें बिजनेस डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, इफ अ क्लॉथ डीलर परचेजेस क्लॉथ फॉर सेल, द क्लॉथ सो परचेज्ड विल बी कॉल्ड गुड्स। यानी कि अगर एक क्लॉथ डीलर है, ओके, उसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है? क्लॉथ में डील करना। अगर वो क्लॉथ डीलर जो है क्लॉथ को परचेज कर रहा है फॉर रीसेल पर्पस, तो यहाँ पे जो उसने क्लॉथ परचेज किया है ना, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे गुड्स। ओके, however if the same cloth dealer purchases furniture for seating the customers, यहाँ अगर देखो, क्लॉथ डीलिंग का काम है, बट अगर वो फर्नीचर परचेज कर रहा है कि कस्टमर्स आए और इजीली उस पे बैठ पाए, तो ये वाली जो फर्नीचर है वो उसके लिए गुड्स नहीं है, जबकि वो ये एक एसेट है उसके लिए। तो इसके लिए हम लोग फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे, ना कि परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज करते हैं जिसमें हम लोग डील करते हैं। ठीक है, और जो टर्म परचेजेस है उसमें आपको ध्यान रखना है, कैश परचेजेस भी आएगा और क्रेडिट परचेजेस भी आएगा, दोनों टाइप की परचेजेस आएंगी हमारे। ठीक है, द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज परचेज रिटर्न। अगली जो टर्म है वो है परचेज रिटर्न। कई बार क्या होता है, हमें गुड्स किसी भी वजह से वापस करनी पड़ सकती है सप्लायर को, जिससे हमने उन गुड्स को खरीदा है, सप्लायर को हमें गुड्स वापस करनी पड़ सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न बोलेंगे। देखिए, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, these are known as purchase returns, तब हम इनको purchase returns बोलते हैं। and such returns are also termed as return outwards। ध्यान रखना है, purchase return को हम लोग return outwards भी बोलते हैं। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न आउटवर्ड्स किसका अदर नेम है? परचेज रिटर्न का। अब आप ये देखिए कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपने परचेज किया, ओके, आपने परचेज किया सप्लायर से, ठीक है, वो चीज आपके पास आ गई, बट अब आप उसको वापस दे रहे हैं, तो वो आपके जो बिजनेस है उससे बाहर जा रही है सप्लायर के पास, तो आउटवर्ड टर्म यूज करेंगे हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग टर्म पढ़ेंगे दैट इज सेल्स। ओके,
देखिए, सेल का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। सेल का क्या मीनिंग है, हम जो है गुड्स का ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है, लेकिन सेल टर्म सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज करेंगे जिसमें हम लोग डीलिंग करते हैं। मैंने आपको बताया परचेज किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है। इन द सेम वे सेल टर्म आप उसी के लिए यूज करेंगे जिसमें आप लोग डीलिंग करते हैं, आप उनको जब रीसेल कर रहे हैं। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यूज फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइड टू द कस्टमर। देखो, हम गुड्स तो प्रोवाइड करते हैं, अब कई लोग सर्विसेज ही देते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेल टर्म यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन द टर्म सेल्स इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एसेट, ये चीज ध्यान रखना है। द टर्म सेल्स इज नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ, अगर मान लो क्लॉथ डीलर जो है क्या सेल कर रहा है, क्लॉथ सेल कर रहा है, तो इसको हम लोग सेल्स ही बोलेंगे क्योंकि उसका काम है ये। बट इफ द सेम क्लॉथ डीलर sells old furniture on a typewriter, it will not be termed as sale, तो हम इसको सेल नहीं मानेंगे। The term sales include both cash sales and credit sale, तो इसमें दोनों टाइप की सेल्स आती है, कैश सेल भी आती है और क्रेडिट सेल भी आती है। अब हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न की। देखिए, अब क्या है, कई बार जैसे आप लोग परचेज करके परचेज रिटर्न कर सकते हैं, वैसे ही जिन लोगों ने आपसे परचेज किया है, यानी कि जिनको आपने सेल किया है, वो भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड, सॉरी, ध्यान रखना है। परचेज रिटर्न को तो हम रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं, जबकि हम सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं। क्या रीजन है, क्योंकि वो हमें जो है कस्टमर से, हमने कस्टमर को सेल किया था, वो वापस हमारे बिजनेस में वो चीज आ रही है, इनवर्ड है, तो इसी को हम रिटर्न इनवर्ड्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टॉक। ओके, अब आप देखिए, स्टॉक का मतलब ऐसी चीज जो कि अनसोल्ड रह गई है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपको पता है जनरली हम लोग जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेते हैं अपना अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी सामान ऐसा है जो बिना बिके रह गया है, अनसोल्ड रह गया है हमारे 31 मार्च तक, तो वो हमारे लिए स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। देखिए, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, ऐसे गुड्स जो कि हमने परचेज की थी रीसेल करने के लिए, बट विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखो, ये ध्यान रखना है, विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओके, और ये जो स्टॉक है ये आपका 2 टाइप्स का हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक मतलब जैसे सपोज मान लो आपके पास 1 अप्रैल को आपके पास 2,50,000 का स्टॉक पड़ा है। बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे जब आपके पास स्टॉक पड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो आपके पास 1 अप्रैल को जो स्टॉक पड़ा है दैट इज बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो जो है आपका क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, ऐसा स्टॉक द वैल्यू ऑफ द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो है अनसोल्ड रह गया है, वो आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, जैसे कि 31 मार्च को। ओके, ध्यान रखना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।